Hello everyone, my name is Sarang and welcome to the PharmaGens classes. So let's begin. तो हमारे क्लास का मोटो ही है तो बिकम अ फोकस लर्नर विद अस। हमारे साथ एक फोकस लर्नर बनिए और अपने एकेडमिक ईयर को एक्सेल कीजिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यानी आपके एचईपी का सिलेबस। इसका पहला लेसन हम देखने वाले हैं, उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कंपोनेंट एंड इट्स फंक्शन। तो आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू सेल। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल्स। तो इस अर्थ पर या फिर इस पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो किसी ना किसी टाइप के सेल से बने हुए हैं। या तो वो प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर वो यूकैरियोटिक सेल है। अगर वो सिंगल सेल है तो हम उसको यूनिसेल्युलर बोलते हैं, या फिर वो बहुत सारे सेल है या फिर दो दो से ज्यादा है, उसको हम मल्टी सेलुलर सेल्स ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम सेल की डेफिनेशन। तो सेल इज डिफाइंड एज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सही की बात है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म जिस स्ट्रक्चर से बना या फिर उसका जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्सिबल सेल ही है, और जो स्ट्रक्चर की वजह से वो जो फंक्शन परफॉर्म करता है उसका भी रिस्पॉन्सिबल सेल ही है। इसीलिए सेल का डेफिनेशन है सेल इज डिफाइंड एज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन द 1665। ही कॉइंड द टर्म सेलुला मीन्स स्मॉल कंपार्टमेंट। तो सेल का आविष्कार या फिर सेल की डिस्कवरी जिसने की थी उस साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665। सो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, function, molecular organization, growth and reproduction is called as a cytology। इसको हम सबसे सिंप्लीफाई करके ये बता सकते हैं कि साइंस की एक ऐसी ब्रांच जो सेल का स्ट्रक्चर पढ़े, उसका फंक्शन पढ़े, उसका ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, उसका ग्रोथ के बारे में पढ़े और साथ ही साथ उसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े। ऐसे साइंस के ब्रांच को हम साइटोलॉजी बोलते हैं या फिर सेल बायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम फंक्शन ऑफ सेल। तो सबसे पहले फंक्शन सेल का है सेल्स कंबाइन टुगेदर to form various organs of the body. The cell join together to form a tissue. Tissue in turn combine to form organs. Various organs combine to form organ system and various system combine to form a whole multicellular organism। मतलब जब बहुत सारे से जब बहुत सारे सेल एक साथ आते हैं तो वो टिश्यू को निर्माण करते हैं या फिर टिश्यू में रिजल्ट होता है। जब बहुत सारे टिश्यू एक साथ आकर काम करते हैं तो एक ऑर्गन का निर्माण होता है या फिर एक ऑर्गन बनता है। जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ इंटीग्रेशन में काम करते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ काम करते हैं तो एक होल न्यू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे ह्यूमन बॉडी, जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, हमारा ब्लड सिस्टम है इसको हम हीमोपोएटिक सिस्टम बोलते हैं, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, या फिर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। ये सारे ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ काम करते हैं तो एक होल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है, यानी एक ह्यूमन बीइंग बनता है। उसके हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इट कैन पास अ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो सेल का सबसे मेन फंक्शन है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास करना, एक सेल से अनदर जनरेशन या फिर एक जनरेशन से अनदर जनरेशन पास करने का काम सेल करता है। उसके बाद हम थर्ड देखते हैं। इट सिंथेसाइजेस मेनी एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, हार्मोन्स, मिनरल्स, vitamins etc which help in the growth of human body। तो सेल कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, विटामिन्स हो गए, ये बहुत सारे बायोमोलिकुल्स को सिंथेसाइज करता है। और जब भी बॉडी को इसकी जरूरत पड़ती है तो सेल उसको सप्लाई करता है और साथ ही साथ उसका स्टोरेज भी करता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, जो फैट्स हो गए, जो मिनरल्स हो गए, जो विटामिन्स हो गए, इन सबको हम बायोमोलिक्यूल्स या फिर बायोकेमिकल्स से भी जाना जाता है कलेक्टिवली। तो नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज। तो हम देखने वाले हैं कि सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनेलीज है
या फिर वो सेल किस ऑर्गन से बना हुआ है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बिलो कीजिए कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसे लगा, ताकि हमें और भी जानकारी मिले कि आपको बहुत आसानी से आपको ये वीडियो लेक्चर और आसानी से दे। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो लेक्चर का उन्हें भी लाभ हो। तो हमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे देखते हैं, पहला नंबर का है जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड है न्यूक्लियस, थर्ड है साइटोप्लाज्म, फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया, फिफ्थ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिक्स्थ है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लाइजोसोम्स, उसके बाद आता है स्पियरोसोम्स, उसके बाद आता है माइक्रोबॉडीज, और सबसे जो लास्ट सेल ऑर्गेनेलिज है जिसका नाम है वैक्यूल्स। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा जो बेसिक डायग्राम ऑफ सेल, ये मैंने खुद मेरे हाथों से बनाया हुआ है। एक रफ डायग्राम्स की सेल कैसा दिखता है या फिर उसका रफ डायग्राम ऑफ सेल, तो उसके ये जो आपको आउटर बाउंड्री दिखाई देता है इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो आपको ब्रांचिंग दिखाई दे रहा है इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स बोलते हैं। जो आपको सेंटर में सिंगल बाउंड मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल दिखाई दे रहा है इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके ही एडजेसेंट में हमको ब्रांच दिखाई दे रहा है, ब्रांच ऑर्गेनेली, इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप है, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद हम देखते हैं ये सेल ऑर्गेनेली जिसका नाम है लाइजोसोम्स। ये जो आपको हॉलो सेल ऑर्गेनेली दिखाई दे रहा है इसका नाम है वैक्यूल। ये जो सिंगल बाउंड मेम्ब्रेन है इनको हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और जो डबल मेम्ब्रेन लेयर बोलते हैं या फिर डबल मेम्ब्रानस सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। इसका आउटर स्ट्रक्चर एक सर्कुलर या फिर एक इलिप्टिकल है, और जो इनर लेयर है या फिर जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्ड के द्वारा इसमें एडजस्ट हो चुका है या फिर इसका फंक्शन है। इसके बाद हम आगे देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। उसका फर्स्ट पॉइंट, सेल इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज सेमी परमेबल और सिलेक्टिवली परमेबल। तो सेल एक सेल मेम्ब्रेन से सराउंड किया जाता है। सेल मेम्ब्रेन एक आउटर कवरिंग है सेल को, जो एक सेमी परमेबल है और या फिर सिलेक्टिवली परमेबल है, या फिर मतलब इसका सबसे सिंप्लीफाई करके ये जाना जाता है, जो सेल को चाहिए या फिर जिस न्यूट्रिएंट या फिर जिस कंपोनेंट को सेल की जरूरत है उसी को वो अंदर आने देता है, और जो नहीं चाहिए उसी को बाहर रहने देता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द फ्लूइड मोएसिक मॉडल is popular model proposed by Singer and Nicholson. It is also called as a sandwich model. तो सिंगर एंड निकलसन नाम के दो दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने सेल मेम्ब्रेन को सबसे पहले माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। उन्होंने सेल मेम्ब्रेन को एक सैंडविच मॉडल का भी नाम दिया है। तो देखते हैं सैंडविच मॉडल मतलब होता क्या है। बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ टू फॉस्फोलिपिड लेयर which has hydrophobic and hydrophilic ends. Between these hydrophobic phospholipid layer contains a phospholipid matrix. जैसे एक सैंडविच रहता है उसी की तरह सिंगर एंड निकलसन ने इसका नाम सैंडविच मॉडल रखा था। ऊपर एक फॉस्फोलिपिड लेयर है, नीचे एक फॉस्फोलिपिड लेयर है, और जो बीच में जो स्पेस बचा हुआ है उसको फॉस्फोलिपिड मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। जो बीच में जो स्पेस है, स्पेस में फॉस्फोलिपिड मैट्रिक्स एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा जाता है, उसको फॉस्फोलिपिड मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद हम देखने वाले फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले फंक्शन है उसका प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। तो सेल प्रोटेक्ट करता है सेल के ऑर्गेनेलिज को बाहर के एनवायरनमेंट से। उसके बाद हम सेकेंड उसका फंक्शन देखते हैं, सिलेक्टिवली परमेबिलिटी, मतलब जो सेल को चाहिए या फिर जिस कंपोनेंट को सेल की जरूरत है उसी को अंदर आने देता है, जो नहीं चाहिए उसको बाहर रख देता है। थर्ड है एब्जॉर्बिव प्रॉपर्टी, सेल को जो चाहिए उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए उसका थर्ड फंक्शन उसका एब्जॉर्प्टिव फंक्शन। और फोर्थ है एक्सक्रीटरी फंक्शन, जो सेल को नहीं चाहिए या फिर सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट एक्सेस में है उसको वो बाहर कर देता है। और जो लास्ट में है मेंटेन दी शेप एंड साइज ऑफ द सेल, उसका आउटर कवरिंग है तो उसकी वजह से उसका साइज भी मेंटेन करता है और शेप भी मेंटेन करता है सेल का। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियस। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन द 1831। इट इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस का आविष्कार या फिर न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था रॉबर्ट ब्राउन ने
इन द 1831। इट इज द कंट्रोल, मतलब वो सेल के अंदर जो जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती रहती है उसका वो कंट्रोलिंग सेंटर है। देखो, सेल सेल का जो डिस्कवरी था या फिर सेल का डिस्कवरी जिस साइंटिस्ट ने किया था उनका नाम था रॉबर्ट हुक, और न्यूक्लियस का डिस्कवरी जिसने किया है या फिर जिन साइंटिस्ट ने उनका डिस्कवरी किया है उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। देखो, दोनों को फर्स्ट नेम सेम है, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन, जो लास्ट नेम है उनका अलग अलग है। सेल का डिस्कवरी किया था उनका लास्ट नेम था हुक, और जो न्यूक्लियस का जिसने डिस्कवरी किया था उनका लास्ट नेम था रॉबर्ट ब्राउन। तो नेक्स्ट पॉइंट का देखते हैं, इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। उनके न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है वो एक जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसमिशन के वक्त या फिर सेल डिवीजन के वक्त काम आता है। इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए के फॉर्म में स्टोर किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं द न्यूक्लियर मटेरियल इज नोन एज न्यूक्लियोइड। जैसे कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल रहते हैं उनको हम सेल ऑर्गेनेलिस बोलते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो कंपोनेंट या फिर जो मैटर प्रेजेंट है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट देखते हैं, द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट द आरबीसी। देखो, सेल का डेफिनेशन में हमें देखा था, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एक्सेप्ट वायरस। वायरस के अलावा सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। वैसे ही न्यूक्लियस हर यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल के अलावा। ये एक एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम देखने वाले हैं फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। दो पहला फंक्शन है, न्यूक्लियस इज कंट्रोलिंग ऑर्गेनली ऑफ द सेल, इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। न्यूक्लियस एक सेंट्रल ऑर्गेनली है और वो साथ ही साथ सेल के अंदर जो जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते रहते हैं उसका वो कंट्रोलिंग सेंटर है। उसके साथ साथ वो जेनेटिक मटेरियल भी ट्रांसफर करता है एक सेल से दूसरे सेल और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। उसके बाद हम थर्ड देखते हैं, इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए एंड आरएनए प्रोडक्शन। तो सेल जीन का स्टोरेज करने के साथ साथ उसका प्रोडक्शन भी खुद ही करता है, वो खुद डीएनए और आरएनए प्रोडक्शन करता है और उसको ट्रांसफर भी करता है और उसको स्टोरेज भी करता है। सेकेंड लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, कंट्रोल सेल डिवीजन। और सबसे लास्ट में है स्टोरेज ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। जैसे ही मैंने पहले पॉइंट में ही बता दिया, सेल डीएनए और आरएनए को सिंथेसाइज करने के साथ साथ उसका ट्रांसमिशन भी करता है और स्टोरेज भी करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड एज अ साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ये एक्चुअली साइटोप्लाज्म का डेफिनेशन है। साइटोप्लाज्म एक ग्राउंड सब्सटेंस है, मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस के बीच और सेल मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस बची हुई है उसमें ग्राउंड सब्सटेंस है, जेली लाइक सब्सटेंस है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं या फिर साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म भी दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड हो चुका है, जो सेल मेम्ब्रेन के पास है या फिर जो सेल मेम्ब्रेन के अटैच है उसको एक्टोप्लाज्म बोलते हैं, और जो न्यूक्लियस को अटैच है या फिर न्यूक्लियस के सराउंडिंग में है उसको हम एंडोप्लाज्म बोलते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट है, साइटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स, वाटर, विटामिन, प्रोटीन एंड एंजाइम। तो साइटोप्लाज्म का जो सबसे मेजर इंग्रेडिएंट है वो है वाटर। उसके साथ साथ वो मिनरल भी रखता है, विटामिन भी रखता है, एंजाइम्स भी रखता है और प्रोटीन भी रखता है। तो उसके फंक्शंस देखते हैं हम। सबसे पहला फंक्शन है, साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन इन द सेल। जो सेल के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होते रहते हैं उनको साइटोप्लाज्म एक मीडियम प्रोवाइड करता है। उसके साथ ही साथ साइटोप्लाज्म का जो मेजर इंग्रेडिएंट था वो था वाटर। वाटर होने की वजह से जो सेल का डेसिकेशन है या फिर जो सेल सूखता है या फिर ड्राई होता है उससे वो बचाता है। उसके बाद हम थर्ड देखते हैं, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द वेरियस सेल ऑर्गेनेलिज। वाटर के साथ वाटर एक मेजर इंग्रेडिएंट होने के साथ साथ उसके उसमें बहुत सारे प्रोटीन है, बहुत सारे विटामिन है, बहुत सारे मिनरल्स है एंड बहुत सारे एंजाइम्स है।
तो ये सारे जो बायोमोलिकुल्स है वो जो सेल ऑर्गेनेल को नरिश भी करता है, और जब सेल ऑर्गेनेल को उसकी जरूरत रहती है उसको वो सप्लाई करता है। और जो सबसे लास्ट है, इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ वेरियस बायोकेमिकल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। वो साथ ही साथ सप्लाई भी करता है और उसको स्टोर भी करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल के बारे में, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। उसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज एटीपी मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। ये एक मार्क के लिए बहुत सारे सेशनल में और एनुअल एग्जाम में आ चुका है। हु इज कॉल्ड एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल? उसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल because ATP molecule is generated in the mitochondria. उसके बाद देखते हैं the outer membrane is 60 angstrom thick, smooth and selectively permeable. The inner membrane is thrown into series of folding called as a cristae. माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। जो आउटर ऑर्गेन है वो थिक है, स्मूथ है, उसकी थिकनेस कितनी है 60 एंगस्ट्रॉम, और जो इनर लेयर है वो एक सीरीज में थ्रो किए गए या फिर वो एक फोल्ड में उसमें प्रेजेंट है, और जो हर एक फोल्ड है उसको हम क्रिस्टे बोलते हैं। और थर्ड पॉइंट हम देखते हैं द कैविटी बिटवीन क्रिस्टे इज फिल्ड विथ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेनिंग एंजाइम्स, ग्रैन्यूल, डीएनए एक्सेट्रा। जो दोनों लेयर के अंदर जो क्रिस्टे के बीच में जो गैप है या फिर जो स्पेस अवेलेबल है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से फिल किए गई है। उस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट है? डीएनए, एंजाइम्स और ग्रैन्यूल्स। उसके बाद हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन। अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसे लगा। तो सबसे पहला फंक्शन हम देखते हैं। इट इज इन्वॉल्व इन एनर्जी प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस से नाम से जाना जाता है, इसीलिए वो एटीपी प्रोडक्शन यानी एनर्जी प्रोडक्शन में काम करता है। उसके बाद ये पायरुविक एसिड को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, और साथ ही साथ एनर्जी प्रोडक्शन के साथ वो ऑक्सीजन को भी रिलीज करता है या फिर ऑक्सीजन को भी प्रोड्यूस करता है। A single respiration cycle evolves 38 molecule of ATP। जितनी मतलब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ देते हैं जो एक बारी में, वो हमें 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी देता है। उसके बाद हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल के बारे में देखते हैं जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसका पहला पॉइंट देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड इन ऑल सेल ऑर्गेनेल एक्सेप्ट रेड ब्लड कॉर्पुस्कल एंड ओवरी। दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हर एक यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, सिर्फ एक्सेप्शन है ये दो सेल ऑर्गेनेल में। पहला है ओवरी और दूसरा है रेड ब्लड सेल। इसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। इट इज अ कंटिन्यूअस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ वन एंड अटैच्ड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अदर एंड अटैच्ड टू द सेल मेम्ब्रेन। ये एक ब्रांच सेल ऑर्गेनेल है, मतलब इसमें ब्रांचिंग पाई जाती है। तो उसका फर्स्ट एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियस को अटैच है और उसका सेकंड एंड सेल मेम्ब्रेन को अटैच है। ये किसके लिए होता है? एक फ्रेमवर्क का काम करता है, हमारे सेल को एक प्रोटेक्शन देता है, एक इनर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसका लास्ट पॉइंट हम देखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ ल्यूमेन इज अटैच्ड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिल्ड विथ एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। जो सिंगल मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब जो ब्रांच है, ब्रांच के अंदर जो सिंगल ब्राउन मेम्ब्रेन है, जो स्पेस बीच में बची हुई है उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है। एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स प्रेजेंट है, वैसे ही एंडोप्लाज्मिक के अंदर एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स प्रेजेंट है, जिसके वजह से वो वर्किंग या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वर्किंग में उसको स्मूथली करे या फिर उसके सपोर्ट करे। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिर्फ दो ही टाइप है। सबसे पहला टाइप है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड वाला है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो सबसे पहले हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस देखते हैं। इट प्लेज अ रोल इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर।
डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर मतलब जो हमारे बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंस रहते हैं ना, उसका कन्वर्जन लेस हार्मफुल सब्सटेंस या फिर हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। इसको हम डिटॉक्सिफिकेशन करते बोलते हैं। ये काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का करता है। उसके बाद उसका नेक्स्ट फंक्शन है, इट सिंथेसाइजेस द हार्मोन ऑफ मैमेलियन ग्लैंड एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स, आल्सो द स्टेरॉइड। उसके बाद हम देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन। इसको प्रोटीन फैक्ट्रिस के नाम से भी जाना जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्रोटीन फैक्ट्रिस से भी जाना जाता है या फिर उसको प्रोटीन फैक्ट्रिस भी बोलते हैं। और उसका एक ही फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक ही काम है, प्रोटीन सिंथेसिस, इसीलिए उसको प्रोटीन फैक्ट्रिस ऑफ सेल से भी जाना जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है। उसके बाद हम देखेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम्स एक कंपैरेटिवली हम स्टडी करेंगे, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर और इनका फंक्शन दोनों दोनों सिमिलर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर। इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फॉर्मिंग अ आर्क असेंबली और सिंपल फ्लैटेंड ग्रुप। ये एक सिंपल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, एक ब्रांच है। उसके बाद लाइसोसोम्स का हम देखते हैं। लाइसोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन और बॉडीज, राउंड, इलिप्टिकल और हाईली इरेगुलर इन द शेप। लाइसोसोम भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज है, एक तो राउंड रहता है या फिर वो इरेगुलर इन शेप रहता है। उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स का हम फंक्शन देखते हैं। वो सिंथेसाइज करता है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। उसके बाद लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग्स के से नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिंथेसाइज करता है। वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम डाइजेस्ट सेल के मटेरियल को डाइजेस्ट करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स का सेकेंड फंक्शन है, इट इज यूज इन द प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को ये सिंथेसाइज भी करता है और स्टोर भी करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हम देखेंगे स्पियरोसोम्स और माइक्रोबॉडीज। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसे लगा। तो स्पियरोसोम्स के बारे में हम देखेंगे। इट इज अ स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। इट सिंथेसाइजेस फैट्स एंड स्टोर्स द लिपिड। मतलब ये फैट्स एंड लिपिड्स को स्टोर भी करता है और साथ ही साथ इसको सिंथेसाइज भी करता है। माइक्रोबॉडीज में सिर्फ एक ही ऑर्गेनेल है जिसका नाम है ग्लाइकोऑक्सीजम्स। ग्लाइकोऑक्सीजम का सिर्फ एक ही फंक्शन है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड को ऑक्सीडेशन करता है। जब हमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की कमी रहती है तो फैट्स या फिर फैटी एसिड एक एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है। तो जब फैटी एसिड को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको ऑक्सीडेशन किया जाता है। तो ग्लाइकोऑक्सीजम्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में। उसके बाद हम सबसे लास्ट जो सेल ऑर्गेनेल है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फील्ड स्पेसेस प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। It is present in both plant and animal cell. It contain mineral salt, sugar, amino acid, protein and ester. ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स है। ये प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। ये एक्चुअली एक हॉलो ऑर्गन है जिसमें वाटर है, मिनरल सॉल्ट है, एंजाइम है, प्रोटीन है और साथ ही साथ ईस्टस है। जैसे हमारे घर में एक स्टोर रूम रहता है, वैसे ही ये सेल का स्टोर रूम ही बोलते हैं। इसको बोला नहीं जाता सेल का स्टोर रूम, पर ऐसे मान लेते हैं कि ये वैक्यूल्स स्टोर रूम की तरह ही है। जो एक्सेस में वाटर है वो वैक्यूल्स में स्टोर किया जाता है। तो उसका एक ही फंक्शन है वैक्यूल्स का, वो है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। जो वेस्ट मटेरियल हमारे सेल में रहता है वो वैक्यूल्स में जमा रहता है और बाद में इसको एक्सक्रीट किया जाता है। जो एक्सेस ऑफ वाटर हमारे सेल में रहता है वो वैक्यूल में जमा करते हैं, या फिर जब सेल को पानी की जरूरत रहती है तो वैक्यूल पानी उसको सप्लाई करता है। तो आगे देखते हैं। ये है क्विक रिवीजन ऑन टुडेज लेक्चर। आज के हमारे स्ट्रक्चर ऑफ सेल कंपोनेंट एंड इट्स फंक्शन, इसका हम क्विक रिवीजन देखने वाले हैं। मतलब आज के लेक्चर में हमें क्या सीखा। तो ये दो स्लाइड है, इसका फंक्शंस और सेल ऑर्गेनेल्स के फंक्शन है। इसके बाहर पूछा नहीं जाता बहुत सारे एनुअल एग्जाम में।
तो सबसे पहले देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन। सबसे पहला है प्रोटेक्टिव फंक्शन, सेकेंड वाला है सिलेक्टिवली परमेबिलिटी, थर्ड है एब्जॉर्प्टिव फंक्शन, फोर्थ है एक्सक्रीटरी फंक्शन और फिफ्थ है मेंटेन द शेप एंड साइज ऑफ द सेल। सेकेंड सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है न्यूक्लियस, उसका फर्स्ट है कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल, सेकेंड वन है सेंडिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस और थर्ड है इन्वॉल्व इन द डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस। थर्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिर्फ उसका एक ही फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लीवर। उसके बाद देखते हैं साइटोप्लाज्म का, उसका है एक प्रिवेंट्स ड्राइंग और सेकंड है इट प्रोवाइड्स मीडियम फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन। उसके बाद हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इट इज इन्वॉल्व इन एनर्जी प्रोडक्शन एंड इवॉल्व्स ऑक्सीजन। उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स का सिर्फ एक ही फंक्शन है सिंथेसाइजेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। लाइसोसोम्स का सिर्फ एक ही है डाइजेस्टिंग ओन सेल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के द्वारा। उसके बाद स्पेरोसोम्स का है स्टोर फैट्स एंड लिपिड। उसके बाद माइक्रोबॉडीज है वो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट करते हैं जब भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है या फिर ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और सबसे लास्ट का जो सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है वैक्यूल्स, उसके सिर्फ दो ही फंक्शन है, एक है ऑस्मो रेगुलेशन और सेकंड है एक्सक्रीशन। अभी तक आपने लाइक नहीं किया होंगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बिलो कीजिए कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसे लगा। हमें आपके सजेशन की भी बहुत ज़रूरत है कि आपको कैसे और कैसी अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर्स हम तैयार करें। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको फार्मास्यूटिक्स के ऊपर ब्लॉग चाहिए तो मेरा खुद का ब्लॉगिंग वेबसाइट है जिसका नाम है फार्मा माइलस्टोन ब्लॉग। आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हो www.pharmamilestonblog.blogspot.com। थैंक यू।